जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से अपनी एक सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आरआरबी के जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर के टीयर 1 में क्वेश्चंस आने वाले हैं आप उनको टैकल कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से। तो चलिए इसके देख लेते हैं जितने क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। कुल मिला के आपके 20 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जाएंगे और उनसे पेरिफेरल जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इसमें आपकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देखी जाएगी, उनके बारे में डिटेल बताए जाएंगे आपको। तो क्वेश्चंस आपके 50 के आसपास क्वेश्चंस आराम से इसमें कंप्लीट हो सकते हैं 15 से 20 मिनट के वीडियो में। तो आप इसको अपने यूज़ में लें और इसके नोट साथ साथ में आप नोट करते जाएँ। तो चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंप्यूटर के ऑपरेशंस को डिज़ाइन करने में हेल्प होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है यूज़र, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होना है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में अगर जानना है आपको तो क्या होता है सॉफ्टवेयर। देखिए, कंप्यूटर के अंदर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक आपका सॉफ्टवेयर होता है। जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं वो सारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपके मॉनिटर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, टेंजिबल चीज़ें हैं, इनको आप टच कर सकते हैं, तो ये सब आपके हार्डवेयर होते हैं। जो टच नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के अंदर में होते हैं, जो आपको आइकन्स की फॉर्म में दिखते हैं या जो आइकन्स की फॉर्म में नहीं दिखते हैं, जो एक पूरा लेआउट दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है आपको, जैसे कंप्यूटर ओपन करते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ चलाते हैं तो विंडो में सबसे पहले आपको विंडो का लोगो बना हुआ आएगा, सारे ऐप्स आपको एक जगह पे अरेंज हुए दिखेंगे, टास्क बार दिखेगा, मेन्यू दिखेगा। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ये फॉर्मेट है, ये आपका क्या करता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही दिखाता है आपको। तो कंप्यूटर के ऑपरेशंस का जो कंट्रोल होता है वो किससे डिज़ाइन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से होता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में देखिए आप यहाँ पर दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका डायरेक्ट एक्सेस होता है जिसके पास हार्डवेयर का। ठीक है, हार्डवेयर अगर कोई हार्डवेयर से काम करवाना चाहते हैं तो उसका डायरेक्ट एक्सेस किसके पास में है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास में। वहीं बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो इनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डेजिग्नेटेड होते हैं। जैसे आपका MS वर्ड हो गया, ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका यूट्यूब हो गया एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब कोई स्पेसिफिक टास्क ही कर सकते हैं बस। वहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये कंट्रोल करता है आपके हार्डवेयर्स को, आपके अंदर में ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद और भी इनके डिटेल्स देख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बात करें तो इसमें एक आता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एग्जांपल हो गया लाइनक्स हो गए, विंडोज़ हो गए, मैक ओएस हो गए। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। कुछ ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, जिसमें कंपाइलर हो गए, आपके इंटरप्रेटर हो गए, जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कुछ मशीन लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लेवल लैंग्वेज, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, इस तरह के लैंग्वेजेस के बीच में कन्वर्जन अगर आपको करना हो तो लैंग्वेज प्रोसेसर की आपको रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कंपाइलर हो गए, आपके इंटरप्रेटर हो गए, ये सब क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर है। इसके बाद बात करें कुछ डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं। आप जानते हैं आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में आप देखेंगे काफ़ी सारे आपके पोर्ट्स बने होंगे, डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, इट कंट्रोल्स अ डिवाइस टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी मतलब डिवाइस को, उसके मतलब जो डिवाइस ड्राइवर उसके अंदर लगा हुआ है उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी करते रहते हैं। आपने देखा होगा ड्राइवर का अपडेट आता है आपके पास। ठीक है, एग्जांपल हो गया ड्राइवर टू कनेक्ट मॉडेम, मॉडेम कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर होता है, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स को भी आपके अंदर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में ही क्लासीफाई किया जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इसमें भी दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं आपके, जनरल पर्पस और यूटिलिटी बेस्ड। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो हो गए, जो जस्ट आपके कुछ बेसिक टास्क को परफॉर्म करेंगे, जैसे MS वर्ड हो गए। उसके बाद आप बात करें तो एक्सेल है या फिर रेलवे का है, ये आपके मल्टीपल आपके फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। रेलवे का अपना ऐप हो गया, इस तरीके से। कुछ होते हैं यूटिलिटी बेस्ड होते हैं, यानी यूज़ के हिसाब से, यूज़ टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसका ध्यान में रखेंगे आप, जो कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करने में हेल्प करता है, उसकी फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ये सारे सॉफ्टवेयर आपके यूटिलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। तो इसका आपने वो देख लिया कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उनके टाइप्स वगैरह के बारे में चीज़ें जान ली आपने। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डज MBR स्टैंड फॉर। MBR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MBR का फुल फॉर्म यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर आपका क्या होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, MBR मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर। बफर क्या होता है, बफर एक टर्म है, बार बार आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो बफर के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप इसको देख लेंगे, एक बार ध्यान से समझ लेंगे बफर क्या होता है। बफर एक तरह का स्टोरेज एरिया होता है, मेमोरी होती है। ठीक है,
It is the register in the computer CPU that stores data being transferred to and from the immediate access storage। ठीक है, जिनकी हमको इमीडिएट जरूरत पड़ती है, तो इमीडिएट एक्सेस के लिए एक स्टोरेज डिवाइस है, जिन डेटा की हमको रेगुलर बेसिस पे, फ्रीक्वेंट बेसिस पे जरूरत है, तो उनको स्टोर करने के लिए एक इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बफर। बफर के अंदर में आपका डेटा स्टोर्ड है, तो आप जल्दी उसको एक्सेस कर पाएंगे। बफर के अंदर जो डेटा होता है वो इजिली और फास्ट एक्सेसिबल होता है। इट कंटेन्स अ कॉपी ऑफ द वैल्यू इन द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर में जो भी चीज़ें स्टोर होती है उनका एक कॉपी आपका बफर में होता है। रजिस्टर की बात करें तो एक हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट है, जानते ही हैं आप, कंप्यूटर के अंदर में जो सबसे सीपीयू के अंदर में बेसिक यूनिट है स्टोरेज की, वो क्या है, रजिस्टर है। ये हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, MBR के एक और, अगर आप ये अभी हम जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं वहाँ पर इसका सही आंसर मेमोरी बफर रजिस्टर होगा ऑप्शन के हिसाब से। बट अगर क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आ जाए और उसमें आपको ये ऑप्शन ना दिखे, तो एक और इसका फुल फॉर्म होता है, अलग कंटेक्स्ट में है ये, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, जो कि आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क से जुड़ा हुआ है। हार्ड डिस्क को आप जानते हैं सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, तो फर्स्ट सेक्टर जो होता है ना उसको MBR के नाम से जानते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन इस रजिस्टर के कंटेक्स्ट में ना आए, डिस्क की फॉर्म में आए, मतलब डिस्क के ऑप्शन से रिलेटेड आए, तो आप क्या करेंगे, आंसर मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR का। और अभी वाले क्वेश्चन में इसका सही आंसर मेमोरी बफर रजिस्टर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कंप्यूटर हैज़ बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको सही आंसर क्या होगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैज़ बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस, इनको क्या बोलते हैं हम, तो इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड लेटर व्हेन रिक्वायर्ड इज। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस यानी इलेक्ट्रॉनिक जगह जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में जब जरूरत पड़े उनको रिट्रीव कर सकते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, तो मेमोरी बोलते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से ड्राइव, डिस्क और सर्किट, इनमें से सही आंसर क्या होगा, मेमोरी होगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। द लेंथ ऑफ अ रजिस्टर इज कॉल्ड। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, लेंथ की बात की जा रही है, रजिस्टर की लेंथ को हम वर्ड साइज में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, वर्ड साइज में। तो सही आंसर इसका क्या होगा, वर्ड साइज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर साइज़ की नहीं बात की जा रही थी रजिस्टर की। ठीक है, तो बिट्स ये सब आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपकी लेंथ की बात की जा रही है, तो वर्ड साइज इसका लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। दिए गए ऑप्शंस में से सबसे फास्टेस्ट मीन्स कौन सा है सीपीयू को एक्सेस करने का, तो सीपीयू को एक्सेस करने का सबसे फास्टेस्ट मीन कौन है, रजिस्टर। सबसे फास्ट क्या है, रजिस्टर, जो कि अभी हमने देखा ही था, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो सबसे पहले रजिस्टर होता है। अगर फास्टेस्ट की टर्म्स में बात किया जाए तो इसमें आपके सबसे पहले क्या आएंगे, रजिस्टर्स आएंगे। उसके बाद आपकी कैश मेमोरी आती है, ये भी। उसके बाद फिर आपकी मेन मेमोरी आती है और फिर उसके बाद आपके सेकेंडरी मेमोरी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आएंगी, हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है, मेन मेमोरी में जैसे रैम, रोम ये सब आते हैं। ठीक है, तो पहले आपका रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, उसके बाद आपकी मेन मेमोरी जैसे कि रैम और रोम, उसके बाद आपका हार्ड डिस्क जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होता है, जिसमें एक्सेस बहुत सबसे स्लो होता है कंपैरेटिवली। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। ठीक है, कोबोल एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो सही आंसर इसका होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सही आंसर क्या होगा, कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस पर्पज से ये लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें क्या इस्तेमाल होता था, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, इनमें से कौन सा कंपोनेंट का इस्तेमाल होता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। ऑप्शन देखिए, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, और उसके बाद ट्रांजिस्टर्स हो गए, वैक्यूम ट्यूब्स हो गए और इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए। तो IC यूज़ होता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या इस्तेमाल होता था, IC यानी इंटीग्रेटेड चिप्स इस्तेमाल होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में कुछ पॉइंट दिमाग में रख सकते हैं। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स था आपका, वो 1964 से 77 के बीच का था। ठीक है, इस पीरियड के बीच में जो भी डेवलपमेंट्स हुए कंप्यूटर की फील्ड में, उसको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बीच मतलब कैटेगरी में डाला जाता है। 1964 टू 77 याद रखेंगे आप। ठीक है, इसी टाइम फ्रेम में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ही आपके जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि बेसिक या और भी C++, इस तरह के जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थे, ये इसी टाइम फ्रेम के बीच में डेवलप हुए थे। ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स ऑफ जो थर्ड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं उनके एग्जांपल आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे IBM 360 हो गया। ठीक है, ICL 1900 हो गया, IBM 370 हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपके IBM सीरीज़ के काफ़ी कंप्यूटर्स इस टाइम पे लॉन्च हुए थे। तो चलिए अब यहाँ पर आपको ये छोटे से फॉर्मेट में आपको मेंशन किया हुआ है, आप इनको याद कर सकते हैं, अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड है आपका 1946 टू 54। इस पीरियड के बीच के जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई उनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बीच की कैटेगरी में डाला जाता है। और इस टाइम पे जो कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जो आपकी इस्तेमाल होती थी। उसके बाद सेकंड जनरेशन में और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, साइज वगैरह छोटा होने लगता है। पहले कंप्यूटर काफ़ी लार्ज साइज की आया करते थे, बल्कि हुआ करते थे, नॉइजी हुआ करते थे। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जाएगा और आज के प्रेजेंट टाइम तक हम पहुँचेंगे। तो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो 1955 टू 1964 के बीच में है।
और इस टाइम पे आपके ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होता है जिसमें 1964 टू 1977 इसका टाइम पीरियड है और इसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। फिर आता है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसमें 1978 से लेकर के फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आज भी इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है। तो 78 से लेकर प्रेजेंट टाइम में भी इसका कुछ इस्तेमाल है, जिसमें VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके CPU में लगा होता है, इसके इनका इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। तो याद रखेंगे आप, माइक्रो प्रोसेसर का भी इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होना 1978 के बाद से। ठीक है। उसके बाद फिर आपका फिफ्थ जनरेशन आता है जब AI वगैरह इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब आ गया, प्रेजेंट और फ्यूचर, फिर यही फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आगे और भी क्लासिफिकेशन होगी, टाइम आगे बढ़ेगा तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है। ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, या बायोचिप्स आप इनको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। ठीक है, इनमें से किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है हेल्प, मतलब डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, हेल्प के लिए, हेल्प को ओपन करने के लिए। तो सही आंसर इसका होगा F1। क्या आंसर होगा? F1, जो कि हेल्प को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम फंक्शन की F1। ठीक है। अब फंक्शन की क्या होते हैं, तो यूजुअली फंक्शन की इसका इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में किया जाता है। मतलब आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो, बट अगर ज़्यादातर देखा जाए तो इनका जो सही इस्तेमाल है वो कॉम्बिनेशंस में होता है। जैसे आप इनको कंट्रोल के साथ, कंट्रोल F1 या कंट्रोल ऑल्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शिफ्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि इन सब के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। टोटल 12 कीज़ होते हैं, फंक्शन कीज़ कितने होते हैं? 12 होते हैं, F1 टू लेकर F12 होते हैं, जो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली लाइन में होते हैं। F1 की का जो इस्तेमाल होता है वो हेल्प के लिए होता है। F2 की का इस्तेमाल जो होता है टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। जो सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर है आपका, जिसको आपने अभी सिलेक्ट कर रखा है, जस्ट आप F2 प्रेस करेंगे तो आप उसको रीनेम कर पाएंगे। F3 जो आपका की है उसका इस्तेमाल करते हैं टू सर्च फॉर अ फाइल और अ फोल्डर। एक फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए आप F3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F4 की बात करें तो F4 टू क्लोज द एक्टिव विंडो विद द ऑल्ट की। ठीक है, जो एक्टिव विंडो है उसको ऑल्ट की के साथ F4 को प्रेस करेंगे तो आप उस एक्टिव विंडो को क्लोज कर सकते हैं। F5 की बात करें टू रिफ्रेश और रिलोड द करंट पेज को रिफ्रेश करना है या रिलोड करना है तो आप उसके लिए F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम PC ऑन भी करते हैं तो F5 को पहले प्रेस करते हैं ताकि हम रिफ्रेश कर लें अपने PC को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 F6 को देखिए, इसका इस्तेमाल है टू मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन द वेब मोस्ट वेब ब्राउज़र। ठीक है, टू मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार। ठीक है, एड्रेस बार तक मूव करना इन मोस्ट वेब ब्राउज़र आप F6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F7 को देखिए, टू स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक, याद रखेंगे आप, F7 का इस्तेमाल हम स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक के लिए करते हैं। F8 टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज़। ठीक है, F8 का इस्तेमाल हम बूट मेन्यू विंडोज़ में टू एक्सेस द बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए विंडोज़ में इस्तेमाल करते हैं। F9 का इस्तेमाल रिफ्रेश द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड के अंदर में डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करना। F10 एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, मेन्यू एप्लीकेशन का मेन्यू बार जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए F10 का इस्तेमाल करेंगे। F11 इसका इस्तेमाल एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन इन वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो फुल स्क्रीन अगर आपने कर रखा है पूरे अपने ब्राउज़र पे तो उसको अगर एंटर या एग्जिट करना है आपको तो F11 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। F12 ओपन दी सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड के अंदर में जो सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए आपको F12 का इस्तेमाल करना है। तो ये सारे फंक्शन की आप याद कर लेंगे, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये एक जगह पे आपको नोट डाउन करके दे दिए गए हैं, तो आप इनको एक बार नोट कर लेंगे और इसको आप एक बार याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज से कौन सा बिलोंग करता है? सही आंसर इसका होगा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज जो आपके डेटाबेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो सही आंसर इसका क्या होगा? क्वेरी लैंग्वेज होगा। यहाँ पर बाकी भी चीज़ें आपको मेंशन की उनको भी एक बार आप ध्यान में रख लेंगे। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उस टाइम पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी ज़्यादातर, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है समझने में। ठीक है, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज देखिए, फिर असेंबली लैंग्वेज आई। ठीक है, कंपैरेटिवली आसान हुई, इसमें थोड़े इंग्लिश के वर्ड शामिल किए गए, बट फिर भी अभी तक जो कॉमन पीपल थी उनके लिए बहुत मुश्किल था। सेकंड जो काफ़ी स्किल्ड लोग हैं वही इसको एक्सेस कर पाते थे। असेंबली लैंग्वेज आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जब आए तो उस टाइम पे हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गया, जो कि अभी हमने देखा भी था। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे फोर्ट्रैन, एल्गोल, कोबोल, C++, पास्कल, इस तरीके से आपके थर्ड जनरेशन में आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हो गए थे। फिर फोर्थ जनरेशन आता है और इसमें आपके वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें क्वेरी लैंग्वेजेस को हम कहते हैं, SQL हो गया, यूनिक्स शेल हो गए, ओरेकल हो गए, इस तरीके से आपके डेटाबेस लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस हो गए। फिर फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आता है, इसमें आपकी फिर AI इंट्रोड्यूस हो जाती है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में, जिसमें मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारे बंद हो गए, इनमें फिर फर्दर इंप्रूवमेंट होती गई और लैंग्वेज डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। बट इनकी शुरुआत कब मानी जाती है तो ये आप ध्यान में रखेंगे, थर्ड जनरेशन में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज की जो बनने स्टार्ट हुए वो थर्ड जनरेशन में हुए। फिर फोर्थ जनरेशन में आपके ये
मतलब डेटाबेस लैंग्वेजेस बनने स्टार्ट हो गए। फिर 5th जनरेशन से आप मान सकते हैं कि एआई लैंग्वेजेस भी आपके आने स्टार्ट हो गए थे, जैसे OPS 5 हो गया, मर्क्यूरी हो गया, एक्सेट्रा। इस तरीके से आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है 4th जनरेशन लैंग्वेज में किस तरह की मतलब 4th जनरेशन में किस तरह के लैंग्वेजेस इस्तेमाल किए जाते थे, तो क्वेरी लैंग्वेज आपके इस्तेमाल होने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। कंप्यूटर के अंदर जो इमेज सेव करते हैं हम, उसके बहुत सारे फॉर्मेट हैं आपके पास। तो उसमें से जो पीएनजी फॉर्मेट होता है, जो आप इस्तेमाल भी करते होंगे, आपने जो फॉर्म भरा है रेलवे का, उसमें भी आपने देखा होगा कि लिखा होगा कि योर इमेज मस्ट बी इन जेपीजी या जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेट आप देखते होंगे। तो पीएनजी फॉर्मेट, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, और इसमें आपका ये जो है सक्सेसर है जीआईएफ फॉर्मेट का। जीआईएफ फॉर्मेट में कुछ लिमिटेशंस थी, तो उनको ओवरकम करके फिर नया फॉर्मेट आया पीएनजी फॉर्मेट। एक्चुअली उसमें 256 कलर तक ही बस थे, बस जो आपका जीआईएफ फॉर्मेट था, तो उसकी ये लिमिटेशन थी। तो इसके बाद फिर पीएनजी फॉर्मेट आया, ये उसका सक्सेसर है। इसमें ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है, और ये काफ़ी लो रेजोल्यूशन इमेजेस आपके प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जल्दी लोड हो जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा, जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होते हैं उनको लोड होने में काफ़ी टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ता है उनको डाउनलोड होने का। लेकिन ये काफ़ी लो रेजोल्यूशन होता है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है और जल्दी क्विकली आपके लोड हो जाता है। ठीक है, और इट कंटेन्स अ बिट मैप ऑफ इंडेक्स कलर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिट मैप इमेज। याद रखेंगे आप, इसको हम बिट मैप्ड इमेज के नाम से भी जानते हैं। डेवलप्ड अराउंड 1995 के अराउंड डेवलप हुआ था थॉमस बुटेल के द्वारा। और एक्सटेंशन इसकी जो सेव करते हैं हम पीएनजी इमेज को, तो जब सेव करते हैं ना, तो इसमें एक्सटेंशन लगाना होता है लास्ट में। जैसे आपने सेव किया abc.png के नाम से हम इसको सेव करते हैं। इस एक्सटेंशन से हम पीएनजी इमेजेस को सेव करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अपने फोटोग्राफ को सेव किया है, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डॉट पीएनजी ऐसे सेव करेंगे आप। ठीक है, अदर इमेजेस फॉर्मेट, उसकी भी फुल फॉर्म आती है एग्जाम्स में, तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। जैसे जेपीईजी या जेपीजी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। जीआईएफ की बात करें तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है इसका। जीआईएफ इमेजेस जो होते हैं उनके फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद बीएमपी है, बिटमैप, रॉ है, रॉ इमेज फॉर्मेट। ठीक है, ईपीएस है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ये सारे फुल फॉर्म्स आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अच्छे खासे आपके यहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है, जिनका इस्तेमाल हम सर्च करने के लिए नहीं करते हैं। तो बिंज ये एक सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद आस्क, ये भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो आस्क भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, जो कि डेविड वॉर्थन और गैरेट ग्रूनर के द्वारा डेवलप किया गया था। याहू, ये भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, और ये जेरी यांग और डेविड फिलो के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए सफारी, ये एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ब्राउज़र है ये बेसिकली। सफारी क्या है, सफारी एक सर्च इंजन नहीं है, जो कि एक ब्राउज़र है जो iOS में इस्तेमाल होता है। जैसे आप एप्पल के फ़ोन देखे होंगे आपने, तो उसमें आपके सफारी ऐप दिखेगा आपको, तो वो सर्च ब्राउज़र है, उसमें आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउज़र है। तो सफारी के बारे में जान गए। और उसके बाद इसका जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन होता है सफारी का, ये भी क्वेश्चन आता है काफ़ी बार एग्जाम में, वो क्या होता है, वेबकिट होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो आपका सफारी है, इसका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन क्या है, तो वेबकिट है। और ये खुद क्या है, तो खुद एक ब्राउज़र है, ना कि एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में डेवलप होने वाला सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो सही आंसर इसका क्या होगा, परम 8000। ठीक है, परम 8000 जो है ये आपका सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि इंडिया ने डेवलप किया था। और इसके बाद देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी है, परम सीरीज़ की ही कंप्यूटर है, जो परम सीरीज़ के जो हमने सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं उसमें देखिए डेवलप्ड बाई सी डैक इन पुणे। ठीक है, सी डैक के द्वारा ये पुणे में डेवलप किया गया था। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ विजय पी भाटकर। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन, कभी कभी जीके टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं एग्जाम्स में, अंडर द लीडरशिप ऑफ विजय पी भाटकर। ठीक है, प्रत्युष इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया पिछले साल तक। ठीक है, प्रत्युष जो था वो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, लेकिन उसके बाद जून 2023 में जब तक लेटेस्ट डाटा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जो एरावत हमारा सुपर कंप्यूटर है AIRAWAT, ये सुपर कंप्यूटर अभी के टाइम पे सबसे फास्टेस्ट है सुपर कंप्यूटर, और वर्ल्ड में ये 75th नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आपको किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहिए। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N होगा। इससे आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर पाएंगे।
MS वर्ड के अंदर में। बाकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं जैसे कंट्रोल बी, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जो हाइलाइटेड सेक्शन है जिसको आप पहले हाईलाइट कर रखा है या सेलेक्ट कर रखा है उसको आप बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे इनको। उसके बाद कंट्रोल डी है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट ऑप्शंस को देखने के लिए। कंट्रोल एम है और इसका इस्तेमाल करते हैं हम इंडेंट द पैराग्राफ। जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं तो इस शुरुआत में स्पेस छोड़ना ना, इंडेंटेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल एम का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूज़र कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, इंटरनेट से कंप्यूटर के मतलब किसी यूज़र के कंप्यूटर पे फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो डाउनलोड करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउनलोड करना। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चंस देखे और उनके पेरिफेरल जितने क्वेश्चंस बन सकते थे हमने उनको भी टैकल करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड वीडियो था कंप्यूटर का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी रेगुलर बेसिस पे आपको RRB से रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।